घोषणाएं बड़ी बड़ी मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। तो इस राजनीति से सावधान हो जाइए। ये ईआरसीपी का जो जुमला है जो आपको दिया गया, यही चीज थी। ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवनदायिनी गंगा के समान है। चुनाव के मात्र 35 दिन बाकी है, परंतु सूची नहीं आ पा रही। प्रत्याशियों की एक भी सूची लाने में असमर्थ है और प्रियंका जी कहती है हम एकजुट हैं। तो प्रियंका जी बताइए कि ये एकजुटता कहां दिखी आपको? ये तब दिखी जब 24 अकबर रोड के बाहर प्रदर्शन हो रहे थे, या ये तब दिखी जब आपकी एक संभावित प्रत्याशी 40 खोखे का आरोप लगा रही है वायरल वीडियो में? अब 4.5 साल वो टूरिज्म करती रही, उनको यहां के तथ्यों की जानकारी नहीं, फैक्ट्स की जानकारी नहीं, और झूठ की दुकान वैसे ही कांग्रेस कहलाती है, लूट फूट और झूठ। तो उन्होंने इतना बड़ा सफेद झूठ सफेद लिफाफे के बारे में बोला।
खास खबर में आप सभी का स्वागत है। आज प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर थी, सिकराय पहुंची। सिकराय में उसी जगह पर उन्होंने सभा की जहां पर बहुत बड़ा समर्थन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिला था। मंच से कई तरह की बातें की गई और ये सिर्फ ये कहें कि सिर्फ प्रियंका गांधी ने वहां से कुछ बातें कही हों, ऐसा नहीं है। मंच पर जिसको भी अपनी बात कहने का मौका मिला, सभी ने कोई ना कोई संदेश देने की कोशिश की और इसके बाद पलटवार आता है बीजेपी की तरफ से। लेकिन इस जगह जहां से बहुत बड़ा समर्थन मीणा और गुर्जर बाहुल्य वोटों का मिलता है किसी भी राजनीतिक को, वहां से 13 जिलों को, दौसा और उसके अलावा 12 जिलों को साधने की कोशिश कितनी सफल हो पाई है, जो बातें मंच से कही गई हैं, उनसे कितने सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है, इन सभी का एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ओम सैनी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। ओम जी, प्रियंका गांधी बहुत अच्छी वक्ता हैं, बात करने का जो उनका लहजा है, जिसमें ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की झलक मिलती है और वो बातों बातों में कई तरह के मैसेज दे जाती हैं। उन्होंने कई तुलनात्मक चीजों का जिक्र करते हुए मोदी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पास हजारों करोड़ का प्लेन खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन उनके पास लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है, किसानों की कर्ज माफी के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पास बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का पैसा है, लेकिन ओपीएस को लेकर पैसा नहीं है। एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है। प्रियंका गांधी का ये दौरा फिलहाल विधानसभा चुनाव में इन 13 सीटों पर किस तरह का और कितना असर आपको डालता हुआ नजर आता है? देखिए, एक तो आप ये तय कर लीजिएगा कि कंटेंट तो होता है प्रियंका गांधी के भाषण में, लेकिन रिदम नहीं होती। कविता जो करते हैं ना, तो अगर उसमें रिदम चाहिए हो तो हाँ, वो फ्लो नहीं होता। तो वो चूंकि जिज्ञासु उसको हर तरीके से सुनना चाहते हैं, इसलिए सुन करके बात करते हैं। तो ये बड़ी कमी खटकती है कि कंटेंट होने के बावजूद उसकी अदायगी बड़ी कमजोर होती है। बहरहाल चूंकि हम पत्रकार हैं तो हम तो ये सब देखते और सोचते हैं, लेकिन उनका भाषण उस हिसाब से असरदार रहा जो कुछ उन्होंने यहाँ कहा केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र के सारी जो नीतियां उनके बारे में, राजस्थान के अपने चीफ मिनिस्टर की और अपने सहयोगियों के बारे में जो तारीफें की, जो सब कुछ किया उसका, और साथ साथ में जो ईस्टर्न राजस्थान की कैनाल प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के सारा यात्रा का सिलसिला बना है, वो सारी बातें कही हैं। लेकिन जो जिसपे स्ट्रेस होना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले यही होना चाहिए था कि राजस्थान के 13 जिले जो इससे लाभान्वित होंगे, उनको किस तरीके से मोदी जी ने उसमें रुकावट पैदा की है। जबकि इसकी जन्मदाता वसुंधरा राजे जो भारतीय जनता पार्टी की चीफ मिनिस्टर रही है वही हैं। तो ऐसी स्थिति में इतने लोगों को यूं परेशान करके जो आप रोक रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें उस पर अगर ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं बिगिनिंग से ही, तो मैं समझता हूं कि वो प्रभावी रूप से लोगों के पास में जाता। अब कंटेंट तो है वो, लेकिन उसका अदायगी मुझे अच्छा लगा नहीं है, तो फिर मैं कहता हूँ। बहरहाल सारी बातें कह गई और समझा जा रहा था कि, और इसमें देखिए बड़ा ये एक ऐसा मौजूद वक्त था कि एक तरफ सचिन पायलट भी थे और मुख्यमंत्री भी थे और दूसरे सीपी जोशी भी थे और दूसरे लोग भी, डोटासरा भी थे, और जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी थे, बधावा साहब। उन सब का एक शक्ल और चेहरा और वो मेलजोल नजर आया। हल्का हल्का सा तंज तो देखिए हर आदमी भूलता नहीं है, वो देता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के जो कुछ कंटेंट था वो अच्छा था और वो भविष्य के लिए एक आशा पैदा करता है कि कांग्रेस का शायद ये समन्वय जो आज देखने को मिला है ये और स्ट्रोंग होगा आगे चल के, क्योंकि ये यात्रा तो आगे बढ़ेगी। इनको ये सारा, इनका जो प्लान है उसके मुताबिक तो इन 13 जिलों में घूमने का है और वो लगातार जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इस बात को जोर मिलेगा और उसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी को ढूंढना पड़ेगा कि क्या कहा जाए। क्योंकि पहले तो कहते रहे कि साहब योजना जो बनाई थी और उसमें जो कुछ शर्तें थी उनको कमलनाथ ने ही वो रोड़ा पैदा किया था इसके अंदर, तो उसको क्या वो है, उसकी हकीकत क्या है और कैसे ये राष्ट्रीय योजना परियोजना बननी चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए जैसे कहा जाता है कि उन्होंने 2 बार कहा, ये 2 बार कहने वाली बात वो लगातार दोहराते हैं, लेकिन साथ साथ में वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये योजना रुकी रही और अभी भी मतलब जिसपे जिद के साथ में मुख्यमंत्री अपने ओर से सारा स्टार्ट करना चाहते हैं, ये सामने आएगा। साथ साथ में
उनकी निगाह कुल मिलाकर इस इलाके की जितनी 43 सीटें हैं उसके ऊपर है कि सब उन पे जो लोग लड़ रहे हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो वो लाभ के हिसाब से सारा प्रारंभ किया है। और इस पहले वाले पिछले विधानसभा के गठन में सबसे ज्यादा योगदान इसी एरिया का रहा है। तो वो उसको वैसे ही मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि ये एरिया मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो छोड़ दिया है। वो मेवाड़ की तरफ निकल गए हैं। मेवाड़ के राजवंश को और दूसरे लोगों को शामिल करके उसकी कमी पूर्ति करना चाहते हैं कि मेवाड़ से हमें वो सब कुछ हासिल हो जाए जो हमें ईस्टर्न राजस्थान से नहीं हो रहा। तो ये एक दाव है। इस दाव में दोनों ठीक से खेल रहे हैं और उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। लग ये रहा है कि ये कहा जा रहा था कि साहब यहाँ से जब क्या कहते हैं प्रियंका गांधी बोलेंगी उसके बाद में एक हुंकार देंगी तो उसके बाद में लिस्ट आएगी, लेकिन अभी तक तो आई नहीं है। अब सुना है कि 106 के करीब नाम तय हुए, उनमें से शो से नीचे, और इसी तरीके से दिल्ली से भी शाम को आ जाएगी। तो दोनों तरफ से कौन कहाँ कैसे है, कौन आमने सामने है, इन सारी बातों का फैसला आज हो जाएगा। जी श्याम जी, जो बातें कही गई हैं, देखिए यहाँ का जो वोट बैंक है मीणा बाहुल्य या फिर गुर्जर बाहुल्य, अब तक का जो माइंड सेट रहा है यहाँ के वोटर का वो यही रहा है। हालांकि राजेश पायलट के जमाने की बात करें तब से लेकर इन दोनों ने एक साथ एक ही दल को आगे बढ़ाते हुए जीत दर्ज करवाई है। वहां पर बिखराव नहीं देखा गया, जातिगत बिखराव नहीं देखा गया। लेकिन फिलहाल ERCP ये जो मुद्दा है, आपको लगता है कि जातिगत जो भी राजनीति होती है उसको इस इलाके में, या फिर आज के भाषण की बात करें, वो सुपरसेट कर पाएगा? लग रहा है कि उससे ऊपर उठकर ERCP को सामने लेकर आया पाया आज का जो भाषण था प्रियंका गांधी का, या फिर आज की जनसभा की बात करें जिसने भी वहां से अपनी बात कही है? देखिए प्रभात जी, क्योंकि ऐसा लगता नहीं ERCP का मुद्दा बहुत ज्यादा बेनिफिट दे पाएगा, इसलिए जातिगत आधार तो मेन है, इसमें दो राय नहीं है। आज देखिएगा प्रियंका गांधी ने बात तो की बहुत सारी, और सही बात है, जिस तरह से तारतम्य बैठना चाहिए, लोगों के साथ लय मिलानी चाहिए और बातचीत करने का तरीका होना चाहिए, वो तरीका इतना नहीं है। उन्होंने निश्चित रूप से वहां के देवताओं को भी याद किया जिससे प्रधानमंत्री जी याद करते हैं, और कहा कि आज मैं मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहती हूँ, वो गई भी हैं। तो देखिएगा वो वहां के लोगों से जुड़ने का प्रयास तो कर रही हैं जिस तरह से करना चाहिए। जो नेता को होना चाहिए कि भाई आपके लोक देवता मेरे भी लोक देवता है, मैं जा रही हूँ वहां पर, और वही किस लिए जा रही हूँ, राजस्थान में सरकार बने, वापस से रिपीट हो सरकार। तो एक जिस तरह से है, और देखिए मंच से जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हाँ कुछ हो सकते हैं, हम उसको भूल गए, अब हम आगे का काम करेंगे। सचिन पायलट ने भी कहा भूल जाओ और आगे का काम करो। देखिए ये क्यों मंच से बोला जा रहा है? जब हम सब एक हो गए तो एक है, पब्लिक को तो बताने की जरूरत नहीं होती। अब गले से गले आज मिलने का मौका था, क्यों नहीं मिले मुझे नहीं पता अभी तक। वो कह रहे हैं जब तक सूची नहीं आ जाए तो कैसे गले से गले मिले, क्योंकि दिल से दिल मिलना अभी भी थोड़ा टाइम तो लगेगा। दिमाग से समझौता हो गया है, लेकिन दिल से समझौते होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब देखेगा कि दोनों संतुष्ट होकर के सूची देख लेंगे, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो अब कोई बात लड़ाई किसी की नहीं है, क्योंकि अपने अपने को जिताना है, सबको मिलकर के जिताना है। अब जीतते नहीं जीतते उसका भाग्य की बात है, लेकिन आज संघर्ष करके दोनों ने जिस चीज की लड़ाई आपको दिख रही थी मैदान में, वो लड़ाई समाप्त होती दिख रही है। तो एक अच्छा संभव है। देखिए वो कह रहे हैं कि वहां बिखराव, अब बिखराव वहां पे है, सही बात है, क्योंकि वहां 41 लड़ाई लड़ने के लिए उतारे योद्धा, 15 तो खिलाफत में आ गए। अब वो देखिए वो खिलाफत कितनी दूर कर पा रहे हैं। संभाग स्तर पर यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष को आकर के कहना पड़ रहा हो कि कार्यकर्ता एक हो जाओ, कुछ करो, ये पहली बार देखा कि स्टेट की पॉलिटिक्स खत्म। कोई नेता तैयार ही नहीं है वहां जाकर के कहने के लिए कि हाँ हम हैं, केंद्र की जरूरत नहीं है। यहाँ तो अब देखिए अमित शाह कम आ रहे हैं, JP नड्डा ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि अमित शाह को बाकी राज्यों में भी जाना है। तो इसलिए निश्चित तौर पर एक नया माहौल, और जो आज कार्य समिति की देखिए 2 बार 3 बार कोर कमेटी की बैठक बैठ के वो समझाइश हो रही है। कभी देखिएगा वसुंधरा जी गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी के साथ मंत्रणा करती दिखती है, कभी देखिएगा ओम माथुर के साथ बैठती है, कभी किसके साथ बैठती हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि उनके लोगों को लग रहा है कि जो दूसरी सूची आएगी, निश्चित रूप से अगर नाम चले गए तो वसुंधरा जी का तो अब अस्तित्व, जो पहले देखिए ओम जी जानते हैं कि किस प्रकार से भैरू सिंह जी इनको लाए थे और पहली बार चुनाव लड़ाया था और धौलपुर से लड़ाया था। इस बार भी धौलपुर की तैयारी हो रही है कि वहीं से लड़ो आप क्योंकि महारानी तो वहीं की कहलाती हो आप। बाकी देखिए जो
विघन और जो या बीजेपी में भी विस्फोटक बनी हुई है। अब वो विस्फोट कितना खुल करके सामने आएगा जब सूची आ जाएगी, जब निश्चित रूप से जयपुर में कितने बदल डालोगे, सबके सब बदल डालो, 2 तो बदल डाले और बदल डालो। तो देखिए है, और क्योंकि आरएसएस ने अब जिम्मा उठाना शुरू कर दिया कि हम सक्रिय हैं और हम जिताने का आश्वासन देते हैं, वो कितने सक्रिय होंगे और इनको जो खड़े किए जा रहे हैं वो इनके हैं या नहीं है, तो एक थोड़ा सा वहां बिखराव है। ये बात सही, यहाँ अब एक होकर के कह रहे हम छा जाएंगे, छाने के लिए तो अभी थोड़ा और इंतजार कांग्रेस को भी करना पड़ेगा। जो दिल नहीं मिले, गले नहीं मिले, वो कब मिलेंगे और मोटरसाइकिल पे एक साथ कब जाएंगे, ये थोड़ा इंतजार जरूर है लोगों को। बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक संदेश देने की कोशिश की गई। राजीव जी, बीजेपी में पहली सूची 41 लोगों की सूची आने के बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, एक तरह से डर तो कांग्रेस में भी था और कुछ लोग पहुंचे भी, दिल्ली भी पहुंचे, यहाँ पर जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर भी कई तरह का विरोध सामना करना पड़ा। हालांकि संभावित चीजों को लेकर कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनको कहीं वापस रिपीट ना कर दिया जाए, लेकिन लग रहा है कि शायद सिटिंग एमएलए को काफी मौका दिया जाएगा क्योंकि जीत सुनिश्चित करना चाहती है कांग्रेस। लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको, आज जो मंच पर जो सिटिंग अरेंजमेंट था और जो बातें कही गई थी, चाहे हम अशोक गहलोत की तरफ से बात करें या फिर सचिन पायलट की तरफ से बात करें, ये बीजेपी में जिस तरह का विरोधाभास देखने को मिल रहा है, विरोध देखने को मिल रहा है, उनका जवाब अभी से देने की कोशिश दोनों की तरफ से की गई है कि हम एक हैं और कांग्रेस का एक चुनाव चिन्ह है और उसी के लिए हमको लड़ना है, हमारे गिले शिकवे थे, कोई नहीं है, पुरानी बातें हम भूल चुके हैं। ये संभावित किसी भी आने वाले खतरे को दबाने की कोशिश भी इस मंच से की गई है सभी नेताओं की तरफ से। देखिए प्रभात जी, ये तो तय बात है कि राजनीतिक दल है, चुनाव के मौके पर टिकट बांटे जाते हैं। जो आप और हम सब जानते हैं कि एक एक सीट पे एक एक दर्जन दावेदार दोनों पार्टियों के हैं, तो टिकट एक को ही मिल रहा है। तो टिकट जब अनाउंस होता है, घोषित होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं नाराजगी, जब बगावत, विरोध, ये सब चीजें होती है, एक लाजमी बात है। जहां तक बात की भाजपा की आपने, उन्होंने 41 सीटें पहले डिक्लेयर कर दी। 41 12 दिन 13 दिन पहले जो डिक्लेयर की, उस समय जितना विरोध था, आज वो विरोध कहीं कम हुआ है। मेरी जानकारी के हिसाब से वो कोई ज्यादा विरोध 4-5 सीटों पर ही रह गया है। बाकी सीटों पे छुटपुट विरोध हर सीट पे रहेगा। 200 सीटें चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की सूची आएगी। आप सही कह रहे थे, आज जो मंच पर प्रियंका गांधी के जो जमावड़ा था, वो ये दर्शाने के लिए था कि जो हम सब एक है, टिकट जिसको भी मिलेगा हम उसके साथ है, या जो भी है। क्योंकि अंदेशा कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी है कि जब टिकट की घोषणा होगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नाराजगी आएगी। अभी तो टिकट की घोषणा नहीं हुई, कई जगह से किसी के विरोध में, किसी के पक्ष में नारेबाजी हमने यहाँ देखी। प्रदेश मुख्यालय में दिल्ली में एआईसीसी के दफ्तर में भी मुख्यमंत्री को भी वहां कहना पड़ा लोगों से कि भाई अब जाओ, सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं, जिसको टिकट मिल रहा है वो एक अलग चीज है। ये राजनीतिक परंपरा है टिकट मांगने का। ये नेता भी कहते हैं राजनीतिक दलों के कि हक सबको है लेकिन मिलेगा एक कोई, तो हक सबको है तो वो नाराजगी फिर पनपेगी। लेकिन अब ये धीरे धीरे जो देरी हो रही है घोषणा होने में, उसके पीछे एक बड़ा मूल कारण यही है कि जितना देरी करेंगे, नामांकन का समय आएगा, विरोध होगा, तो वो कितना रहेगा, कितना कर पाएगा, वो एक अलग चीज है। और हाँ, आज जो ईआरसीपी वाले मुद्दे पर जो आप कह रहे थे कि दौसा सिकराय से जो आगाज हुआ प्रियंका गांधी का आकर्षण भी है, उन्होंने उस मुद्दे को भी उठाया, केंद्र सरकार पे अटैक भी किया, तो निश्चित रूप से वो उनका है। लेकिन ये मैं इस चीज को मानता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत ने ईआरसीपी का एक बड़ा मुद्दा बनाया 13 जिलों के लिए, वो एक राजनीतिक सोच से ही बनाया होगा कि भाजपा की योजना थी, प्रधानमंत्री ने भी घोषणा कर दी थी कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे, नहीं दिया, तो उसको लेके वो जनता के बीच में गए। अब काउंटर अटैक में जो वो पूरी बेल्ट है, वहाँ ईआरसीपी का एक मुद्दा लोगों के दिलो दिमाग पे तो रहेगा, लेकिन जो वोट डलता है वह जाति के आधार पे ज्यादातर वोट डलता है। क्योंकि मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ, तो मुझे एक अच्छी तरह मालूम है कि वहाँ ईआरसीपी या कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे कितने छाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक असर करता है लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा उस पर दूसरा पलटवार करने वाली है, जो हो सकता है कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी हो या फायदेमंद भी हो। भाजपा ये कहेगी कि राज्य सरकार ने जो योजना का बना के खाका भेजा, उसमें कई खामियां थी, इस वजह से वो नहीं आई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भी विरोध किया, जैसे अभी ओम जी बता रहे थे, भाजपा के पास ये तर्क है।
और सबसे बड़ा तर्क उनका अब ये होगा चुनावों में आने वाले टाइम पे कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, यहाँ भी भाजपा की सरकार बनेगी, वो केंद्र में भी है तो इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। उनका दाव ये रहेगा। अब इसमें कांग्रेस का जो स्थानीय वर्कर है वो उसको कितने रूप में काट सकता है, ये इस पे डिपेंड करेगा। और जो निश्चित रूप से दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, उस पूरी बेल्ट में अलवर तक ये पूरा जातिवाद के हिसाब से गुजर मीणा बहुल इलाका है। जो आपने कहा पिछली बार जो ईस्टर्न राजस्थान से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी, जबकि हमेशा पूर्व के चुनावों को देखें तो ईस्टर्न राजस्थान कांग्रेस को कम सपोर्ट करता था। ईस्टर्न राजस्थान के लोग तो पहले से ही मानते थे कि हमारे साथ जो भी सरकारें रही हैं राजस्थान में वो भेदभाव करती हैं ईस्टर्न पूर्वी राजस्थान से। तो निश्चित रूप से अब जो है कि ये ईस्टर्न केनाल वाला मुद्दा है, ये कितना हावी रहता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने इस चीज को एक बड़ा इशू तो बनाया, उन्होंने लोगों के दिमाग में लाए। अब वो नतीजे क्या आते हैं चुनाव तो वो अलग बात है, लेकिन ये आने वाली सरकारों के लिए एक चैलेंज भी होगा ईआरसीपी को पूरा करना। तो निश्चित रूप से इसका नतीजे में तो असर दिखेगा ही प्रभात जी। जी, मैं अभी एक मिनट में आप तीनों की और टिप्पणी लेना चाहूंगा। ओम जी, क्या लगता है आपको ईसरदा बांध को लेकर? बीजेपी ये कहती है कि ईआरसीपी को लेकर सही चीजें कांग्रेस की तरफ से नहीं रखी जा रही हैं। बीजेपी ने जो भी काम किए या फिर ईसरदा बांध का जो जिक्र उन्होंने किया है और ये कहा है कि ईआरसीपी को लेकर जो काम है, जैसा डबल इंजन की सरकार को लेकर कहा है कि डबल इंजन की सरकार अगर बनती है तो ये योजना पूरी भी होगी। आपको लगता है कि ये अभी उन जगहों पर ये जो 13 जिले हैं उनमें लगातार हैमरिंग करती रहनी पड़ेगी कांग्रेस को? सिर्फ एक सभा से और एक बार ईआरसीपी का जिक्र करने से ये बात नहीं बनेगी। 2018 का चुनाव हो सकता है इस ईआरसीपी को लेकर उन्होंने अच्छे पॉजिटिव वोट ले लिए हों और वहां पर गणित बदल दिया हो सियासत का, लेकिन अब 2023 की जो राजनीति है वो बहुत अलग तरह की राजनीति है। ये सिर्फ एक ऐसा मुद्दा नहीं है एक बार छेड़ा और काम खत्म। इसको अभी लगातार 13 जिलों में बड़े बड़े नेताओं को लाकर ईआरसीपी को बार बार हैमर करना पड़ेगा। नहीं, वो तो इसीलिए तो इन्होंने अपना यात्रा का प्रोग्राम बनाया है 13 जिलों में जाने का। वो यही वजह है कि जिसका ज्यादा से ज्यादा हैमरिंग की जाए। और राजीव जी ठीक बोल रहे हैं कि जिस तरह का डिवीजन है वहाँ गुर्जर और मीणों का इतना स्ट्रांग वो डिवीजन है आरक्षण के मसले पे। जब इनके मैंने तो वो प्यारी का बास और इधर महुआ हरि सिंह महुआ जो मीटिंग कर रहे थे उसको मैंने देखा है जाकर के ना, तो दोनों का ऑर्गेनाइजेशन बड़ा स्ट्रांग है उस तरीके से ना। जातीय मोह कमाल का है उसमें। आप हम महसूस करते हैं ना अभी भी ये जो गले नहीं मिल रहे, पता लगता है ना उसका कि साहब जिसके साथ में जो जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। उनमें समन्वय बिठाने का सिलसिला मेरा ख्याल है कि देखिए यहाँ की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बहुत डिफरेंट किस्म की है। यहाँ एक मुख्य जमात तो होगी या तो मीणा या गुर्जर, और उसके साथ में सहयोग के लिए दूसरी कम्युनिटीज का बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको, तब तो आप हर किस्म की उसमें राहत पा सकते हैं। अगर वो नहीं बना पाते हैं आप तो फिर टोटली इन्हीं के समन्वय पर निर्भर करता है कि दोनों जब मिल गए वहां तो आप खट से निकल गए, जैसे पिछली बार का सिलसिला बना था। और अगर दोनों नहीं मिले तो वो, क्योंकि इसमें अवरोध बने थे, ये करोड़ीलाल मीणा ये अवरोध बने थे, तो एक पर्टिकुलर जमात को लेकर के उन्होंने ये बैलेंस बनने में काफी रुकावट डाली थी। बाद में समझ में आ गया कि उनको आप रुकावट डाल तो आपके लिए भी वैसी संकट है। तो वो लेकिन कंटिन्यू करना पड़ेगा, हैमरिंग करनी पड़ेगी, उसके बिना काम चलेगा नहीं। श्याम जी, हालांकि चुनाव लिस्ट आने वाली है, लगभग 100 से 106 नाम जैसे बताए जा रहे हैं, कुछ घंटे बाद ही लिस्ट भी आ जाएगी। क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी कि वहां से उन 5 नामों का जिक्र करना पड़ा? बैलेंस बताने की जरूरत थी या कुछ और वजह नजर आती है आपको? मुख्यमंत्री ने जब कहा कि मैंने जो मांगा सब कुछ दिया और उन्होंने वहां के बांधों का नाम लेकर के कहा कि मैंने उसको शामिल कर लिया है। मैं 5 नामों की बात कर रहा हूँ, वो 5 जो नाम लिए थे ना कि इनको जिताइए। अब मुख्यमंत्री ने कहा जब हमारे यहाँ बीच में आपसी विवाद नहीं है, मनमुटाव नहीं, तो 5 के नाम लेंगे, 2 के 3 के नाम लेंगे। ये कहना चाह रहा हूँ थोड़ी देर बाद वो लिस्ट आती तो तब भी हो जाता, पर उस मंच को किस तरह से इस्तेमाल किया इन 5 नामों का जिक्र करके? वो कह रहे हैं कि हम दोनों ने मिलकर के तय किया है, जिताओ। अब हराने की जरूरत नहीं है किसी को, आपस में द्वेषता रखने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के नाम है ये, अब अकेले के नाम नहीं है। इसलिए देखिए मुख्यमंत्री ने कहा आज रोल ठीक था, मुख्यमंत्री ने विवादित बयान नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हम सब एक होकर के ये हमारे प्रत्याशी रहेंगे, उन्होंने घोषित कर दिए। इसका मतलब है कि वो 5 के नाम तो आने वाले हैं, जब वो देखिए उसमें से वो दोनों के हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अकेले के, उन मानेसर जाने वाले भी हैं उसमें। और देखिए वो कह गए
तो इसलिए देखिए जिस तरह से देखिए एक तो व्यक्ति था नहीं मौजूद, 4 तो मौजूद थे, तो इसलिए कहा जाना चाहिए कि देखिए नेता के सामने अगर ये सब कुछ बोला जाता है तो पार्टी में जो देखिए आज पहली बार देखा कि मुरलीलाल मीणा के हाय के नारे लगे, विरोध के नारे लगे, उनको बोलने नहीं दिया। ये सब राजनीति में होता है, ऐसा नहीं होता हो। क्यों नहीं बोलने दिया, क्या कारण है, ये भी पता है आपको। अब करोड़ों मीणा से उनके कितने बढ़िया संबंध है, ये भी पता है। या फिर जसकौर मीणा के प्रसादी लाल मीणा से कैसे भाई बहन के संबंध है, ये सब चीजें जायज होती है। आंतरिक कलह कहीं पे भी हो, लेकिन आपसी सहयोग भी होता है कई बार। जी, लास्ट 1 मिनट का समय। राजीव जी, ईसरदा परियोजना के पाए हुए पड़े थे और उनके बगल में एक तरफ तो उस परियोजना को लेकर वहां पर तैयारी की गई थी और दूसरा उसी डार्क जोन में, दौसा को डार्क जोन कहा जाता है, वहां पर एक फसल काटने की तैयारी की गई। क्या लगता है आपको अभी मंच पर कुछ और बदलाव की आपको जरूरत महसूस होती है, या फिर लग रहा है कि जो मंच पर बैलेंसिंग है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है उसमें ये देखा जाता है कि कौन बिल्कुल दाएं बैठा, कौन बाएं बैठा और कौन दूसरे या तीसरे नंबर पर बैठा। क्या बैलेंस करने का पूरा यहाँ पर आपको लगा कि अब बैलेंस हो चुका है और इसके बाद और कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है, या फिर लग रहा है कि अभी और सुधार करना चाहिए? नहीं, मंच पे तो जो पार्टी का डिसिप्लिन है या जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो है। जो बड़ा नेता आता है तो उसके एक तरफ जो नेता है, मुख्यमंत्री है, वो बैठेंगे, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे, फिर उसके बाद प्रभारी और फिर उसके बाद दूसरे दर्जे के नेता बैठेंगे और पीछे की सीटों पे जो और लोग नेता बुलाए जाते हैं, पदाधिकारी, वो बैठते हैं। तो ये अपने अपने दोनों पार्टियों का अपना सिस्टम है। जैसे भाजपा के लिए कहा जाता था कि वो प्रधानमंत्री की सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को नहीं बोलने दिया, तो भाजपा की तरफ से उस पर सफाई भी आई थी कि प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है पूरे देश भर में, भाजपा ने ही बना रखा है कि जब वो मंच पर आ जाएंगे उनके भाषण से पहले उस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का भाषण होगा और फिर उसके जस्ट बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा, किसी और नेता का नहीं होगा। तो ये पार्टियां अपना अपना तय करती हैं कि किसके फोटो लगेंगे, क्या मंच पे कौन अगल बगल बैठेगा, लेकिन निश्चित रूप से जो बैठाए गए, जब मनमुटाव वाली ये एक चीज दिखाई गई कि गहलोत और पायलट दोनों अब एक है, एक ये संदेश भी दिया गया कि ये है। लेकिन इसमें आप तरीका देखिए, पर कल जब वो मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने जिक्र कर दिया कि मानेसर जाने वाले विधायकों का मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया, उनका टिकट क्लियर हो रहा है। फिर उसके जस्ट बाद शाम को सचिन पायलट ने भी पलटवार रूप में किया कि देखो मैंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, जो 25 सितंबर की घटना में बगावत या करने वाले लोग थे उनका टिकट। तो अभी मतलब ये इसको पूरी तरह से ये नहीं माना जा सकता कि मतभेद दूर हो गए, कहीं ना कहीं अंदर से है। जब तक इनकी बयानबाजियों पे रोक नहीं लगेगी दोनों की एक दूसरे को लेकर, तब तक एक पूरा मुकम्मल संदेश शायद जनता के बीच में नहीं जाएगा। जी प्रभात। बिल्कुल, देखिए कोशिश पूरी की जा रही है यहाँ से, और प्रियंका गांधी का जो पहले से दौरा निर्धारित था, प्रियंका गांधी का फेस लेकर आना, क्योंकि उससे पहले राहुल गांधी वहां से अपनी भारत जोड़ो यात्रा का एक दौर कर चुके हैं। तो इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि इस डार्क जोन से कांग्रेस अपनी सियासत की हरियाली को अच्छी तरह से उस सियासत की फसल को अच्छी तरह से काट पाए। लेकिन अभी 13 जिलों में पहला जिला हुआ है और उसके बाद ईआरसीपी कितना हावी हो पाता है, खासतौर पर इन 42-43 सीटों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जातीय जो राजनीति है वो एक अलग मुकाम की राजनीति है। ऐसे में कांग्रेस कितना इस पर प्रभावी हो पाती है, और वहीं जैसा कि हमारे पैनल ने कहा कि ईआरसीपी का मुद्दा ऐसा नहीं है कि जो इन 13 जिलों को लेकर छोड़ दिया गया हो बीजेपी की तरफ से, वो डबल इंजन की सरकार को लेकर ये कह सकती है कि अगर हमारी सरकार यहाँ पर बनती है तो केंद्र और ईआरसीपी को, चाहे केंद्रीय परियोजना की बात करें, किसी भी तरह से पूरा करना है, लेकिन खैर ईआरसीपी एक प्रमुख मुद्दा है। आज शुरुआत हुई है, अभी वक्त बाकी है। आने वाले दिनों में क्या नया रंग लेकर आती है ईआरसीपी, इस पर भी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल खास खबर में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।